Hello friends, welcome to SF Education. Today in this video we are going to discuss 14th of August complete current affairs. So if you are watching the video first time, please subscribe the channel and press the bell icon for the latest and the new updates of the video. ओके आज की वीडियो में हम करंट अफेयर थ्रू MCQs की सीरीज़ में 14th ऑफ अगस्त के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और इसमें PIB और ऑल इंडिया रेडियो और जो आपका द हिंदू है और भी जो अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है उनसे न्यूज़पेपर को इकट्ठा करके हमने एक अच्छा खासा MCQ का पैटर्न यहाँ पे तैयार किया है ताकि आपको डायरेक्टली एग्जाम में हेल्प हो सके। और कोशिश करिएगा कि ये जो 10 MCQs है इनमें से आप 10 आउट ऑफ 6 के फेज़ में रखिए ताकि जब आप यहाँ पे 6 क्वेश्चन को सही करते हैं, यहाँ पे भी नहीं मैं बोल रहा हूँ एनी अदर कोई कहीं पे भी जहाँ पे वे MCQs की सीरीज़ को टेस्ट वहाँ लगाते जो मॉक टेस्ट करते हैं, अगर आप 10 आउट ऑफ 6 के फेज़ में रहते हैं तो ये आपको एक अच्छा खासा क्लैरिफिकेशन और एक मोटिवेशन देता है कि आप किसी भी एग्ज़ाम को वहाँ उसको पास करने के लिए एक आप कह सकते हैं ना कि जब आप 10 आउट ऑफ 6 के फेज़ में रहते हैं तो वहाँ पे आप ये निश्चित हो जाता है कि उस एग्ज़ाम को मतलब उसको क्लैरिफाई और हम बोल सकते हैं उसको पास आउट करने के लिए एक अच्छा खासा आप बेस तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आप भी ऐसे इसी तरीके से यहाँ पे भी 10 आउट ऑफ 6 के फेज़ में कोशिश करेंगे आने की। और कोई अगर नहीं भी आते हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत करने वाली कोई बात नहीं है, वापस से इसको रिवाइज़ करिए और फिर से टेस्ट लगाइए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर ज़रूर दे दीजिएगा। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप कितने अच्छी से प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, फिर हम डिस्कस करेंगे जो हमारा इस बार का कौन सबसे टॉपर रहा, किस सबसे अच्छे आंसर दिए। ठीक है, उसका भी नाम मैं वीडियो में लूँगा अगली बार से। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्रायोजेनिक इंजन्स। तो क्रायोजेनिक इंजन्स के ऊपर दो स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फिर डिस्कस करेंगे। क्रायोजेनिक इंजन्स यूजेस लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन एज प्रोपेलेंट्स। ठीक है, तो जो क्रायोजेनिक इंजन्स क्या यूज़ करते हैं लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को एज प्रोपेलेंट्स के तौर पे। सेकेंड है, इट प्रोवाइड्स मोर थ्रस्ट फॉर एवरी किलोग्राम ऑफ प्रोपेलेंट कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट स्टेजेस। ठीक है, तो ये प्रोवाइड कराते हैं आपको मोर थ्रस्ट, काफ़ी ज़्यादा पावर प्रोवाइड कराते हैं एवरी किलोग्राम ऑफ प्रोपेलेंट कंपेयर टू जो आपके सॉलिड और जो लिक्विड प्रोपेलेंट थे ना रॉकेट स्टेज के लिए, उससे ज़्यादा अच्छा ये आपको एक पावर प्रोवाइड कराते हैं, थ्रस्ट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन है ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू एंड नाइदर वन नॉर टू। वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं फटाफट। चलिए डिस्कस करते हैं। आई होप आपने इसका आंसर चुन लिया होगा। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बताया गया है कि जो आपके क्रायोजेनिक इंजन्स होते हैं, क्या ये लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को एज प्रोपेलेंट के तौर पे यूज़ करते हैं? तो ये बिल्कुल सही है। प्रोपेलेंट के तौर पे जो आपका लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है ताकि प्रोपेलेंट के तौर पर हम इसका वर्क करें। प्रोपेलेंट का मतलब होता है जो आपका प्रमोटर, जिस तरीके से आप प्रमोटर को वर्क कराते हैं ना, कि जिस तरीके से आप क्या करते हैं किसी भी इंजन से पुश करने का वर्क करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और जो सेकंड स्टेटमेंट में बताया गया है कि इट प्रोवाइड मोर थ्रस्ट फॉर एवरी किलोग्राम ऑफ प्रोपेलेंट कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट स्टेजेस। तो जो रॉकेट स्टेज में जो सॉलिड और जो लिक्विड प्रोपेलेंट के तौर पे इसका यूज़ किया जाता है उससे ज़्यादा ये थ्रस्ट प्रोवाइड कराता है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन सी हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करने के लिए जो क्रायोजेनिक इंजन्स होते हैं ये लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को प्रोपेलेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, जो लिक्विफाई करते हैं 183 डिग्री सेल्सियस और 253 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, मतलब लिक्विड ऑक्सीजन कितने में वर्क करेंगे 183, और जो लिक्विड हाइड्रोजन है 253 डिग्री सेल्सियस की मतलब पावर से ये प्रोपेलेंट के तौर पर वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन थी। और जो मैंने बताया यहाँ पर वही सारी चीज़ें दी गई कि मोर थ्रस्ट फॉर एवरी किलोग्राम प्रोपेलेंट के तौर पे वर्क करता है। ठीक है, और स्पेसिफिक इम्पल्स ये होता है इसका कि इसकी जो एफिशिएंसी है जो अचीवेबल होता है। और विद क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट में क्या है, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन। याद रखना इन दो नाम है, आप भूलिएगा मत। जो क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट्स होते हैं ये लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन के ऊपर ही वर्क करते हैं, जिससे ये क्या कर देते हैं, मेजर ऑफ द एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्बोआ प्लस 21 डिक्लेरेशन रिलेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग इशू। तो जो लिस्बोआ 21 डिक्लेरेशन है किससे रिलेट करता है? ऑप्शन है यूथ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, सेकेंड है ड्रग एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, थर्ड है क्लाइमेट चेंज अडॉप्शन एंड मिटिगेशन, एंड फोर्थ है कंजर्वेशन ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड स्पीसीज। तो किससे रिलेट करता है? वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं।
चलिए देख लेते राइट आंसर क्या है इसका। जो राइट आंसर ये आपका ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए मतलब यूथ पॉलिसीज़ और प्रोग्राम से आपका लिस्बो 21 डिक्लेरेशन रिलेट करता है। इसके बारे में जो कुछ और मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो ये चीज़ है कि इसको अडॉप्ट किया गया था वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, जो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूथ 2019 में इसको अडॉप्ट किया गया था, जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी कहाँ पे, मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबल फॉर यूथ, ठीक है, 2019 में, तो वहाँ पे इसको अडॉप्ट किया गया था। फिर इन 1998 में सेवरल कमिटीज़ बनाई गई थी यूथ पॉलिसी और फील्ड के लिए, जिसने स्टेट किया था कि जो लिस्बन डिक्लेरेशन है यूथ पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम को, और एज पार्ट ऑफ द आउटकम्स ऑफ द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूथ ऑर्गेनाइज बाय द प्रोर्टुगीज गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद यूएन सिस्टम पार्लियामेंट, ठीक है, तो सॉरी यूएन सिस्टम पार्टनर। तो ये जो आपका लिस्बन डिक्लेरेशन था ये किसके बीच हुआ था, तो ये ऑर्गेनाइज़ कराया गया था, जो पुर्तगीज़ गवर्नमेंट है उसने कोलैबोरेट किया था यूएन सिस्टम पार्टनर के साथ, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप याद रखना। और जो इस साल की जो यूथ इंटरनेशनल यूथ डे है, इसकी जो थीम है ये भी कभी कभी पूछ ली जाती है, ये भी याद रखना है। इसकी जो थीम है ये यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020, ठीक है। तो जो डायरेक्ट टैक्स के ऊपर विवाद से विश्वास अभी एक स्कीम निकाली गई थी, जिसका जो बहुत सारा एक्सप्लेनेशन हमारे बजट में दिया गया था, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट है, इट प्रोवाइड फॉर अ मैकेनिज्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ पेंडिंग टैक्स डिस्प्यूट रिलेटेड टू इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेशन टैक्स, कि ये प्रोवाइड कराएगा जो भी डिस्प्यूट है किससे रिलेटेड, इनकम टैक्स से और कॉर्पोरेशन टैक्स से, ठीक है, जो भी डिस्प्यूट है मतलब पेंडिंग टैक्स से रिलेटेड, उससे मैकेनिज्म और उसका रेजोल्यूशन प्रोवाइड कराएगा। तो क्या स्टेटमेंट सही है। सेकंड है, जो डिस्प्यूट्स हैं इन्वॉल्विंग अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम और एसेट आर नॉट कवर्ड अंडर द सेड मैकेनिज्म, कि इस डिस्प्यूट, ये जो इसके अंदर जो डिस्प्यूट्स हैं इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं किया गया है जो अनडिस्क्लोज, मतलब पूरे तरीके से डिस्क्लोज नहीं किया गया जो फॉरेन इनकम और जो उनकी एसेट है, आर नॉट कवर्ड अंडर दिस सेड मैकेनिज्म, कि इन मैकेनिज्म के अंदर आपके फॉरेन इनकम और ये जो एसेट है उनको इसके अंदर बोल सकते हैं कंप्राइज नहीं किया गया है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 नॉर 2। सो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए समझ लेते राइट आंसर क्या है, ठीक है। राइट आंसर समझने के पहले जो इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट इसको पढ़ के देख लीजिए। जो ये जो विवाद से विश्वास स्कीम है, इसका मतलब ही ये है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं ड्यूरिंग द कोविड-19 इसको स्टार्ट किया गया था उसके पहले, कि जो भी इनकम टैक्स हैं और जो भी कॉर्पोरेशन टैक्स है, इसमें इसके अंदर जो भी डिस्प्यूट्स हैं, ताकि जो अपने टैक्स को पेड नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू हाई टैक्सेस, उनके अंदर क्या किया जाएगा, उनको इसके अंदर काफ़ी मतलब जो आप बोल सकते हो जो टैक्स है ना, टैक्स में आपको थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन मिल जाएगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। सेकंड है, जो इसके डिस्प्यूट है इसके अंदर फॉरेन इनकम और जो एसेट को इंक्लूड नहीं किया गया, तो ये भी करेक्ट है। इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में देख लेते हैं कि 2020 जो बजट अपना पेश किया गया था, इसमें विवाद से विश्वास स्कीम के बारे में बताया गया था कि इसके अंदर जो भी रेजोल्यूशन लिए जाएंगे जो पेंडेंट टैक्स डिस्प्यूट है, जो चाहे वो इनकम टैक्स से रिलेट हो या फिर कॉर्पोरेशन टैक्स से रिलेटेड हो, और जो प्रपोज मैकेनिज्म था इसके अंदर जो काफ़ी सर्टेन डिस्प्यूट्स इसको कवर नहीं किया गया था, जैसे वेयर प्रोसिक्यूशन हैज़ बीन इनिशिएटेड बिफोर अ डिक्लेरेशन इज़ फाइल्ड, अगर किसी ने कोई भी ऐसा डिक्लेरेशन फाइल किया गया है इस स्कीम के पहले, तो उसको इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर विच इन्वॉल्व पर्सन हु हैव बीन कन्विक्टेड और बीइंग प्रोसिक्यूटेड फॉर ऑफेंसेस अंडर सर्टेन लॉज, अगर किसी पर्सन को किसी डिस्प्यूट के अंदर कोई क्या ऑफेंस में पाया जाता है, कन्विक्टेड पाया जाता है, तो वो भी इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग थी जिसको इसके अंदर जो फॉरेन इनकम और जो एसेट है इसको भी नहीं रखा गया, ठीक है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट हॉर्नबिल के ऊपर, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, इन इंडिया इट इज़ फाउंड ओनली इन द ईस्टर्न हिमालयन रीजन, कि इसको केवल इंडिया में ईस्टर्न हिमालयन रीजन में पाया जाता है। सेकंड है, इट इज़ क्लैरिफाइड एज अ वल्नरेबल स्पीसीज इन द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, ठीक है। तो इसको IUCN की रेड लिस्ट में थ्रेटेंड स्पीसीज में रखा गया है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 नॉर 2। वीडियो को पॉज करके बताइए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। रिसेंटली क्या हो गया है, अभी काफ़ी ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन
किया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, ये जो स्पीसीज़ हैं ग्रेट हॉर्नबिल, इनका ये मतलब एक जगह पे अपने हैबिटेट में ना रह नहीं पा रही है, वहाँ से इनका ये अपने स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही है, इसलिए ये न्यूज़ में था, तो ये इसलिए ये स्टेटमेंट बनाई गई है। तो इंडिया में क्या ये ईस्टर्न हिमालयन रीजन में बस पाया जाता है, तो ये गलत है, ये साउथ ईस्ट रीजन में भी पाया जाता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। सेकंड है, क्या ये आईयूसीएन की रेड लिस्ट में थ्रेटेंड स्पीसीज़ में रखा गया, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ की करेक्ट होने के कारण और फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होने के कारण जो आपका राइट आंसर हो जाता है ये आपका ऑप्शन सी हो जाता है। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट और जो साउथ ईस्ट एशिया है यहाँ पे इसको पाया जाता है। साथ ही साथ जो इसका स्प्रेड है, ठीक है, मतलब इट्स हैबिटेट स्प्रेड्स ओवर ईस्टर्न हिमालयन और वेस्टर्न घाट। ठीक है, पूरे अगर वर्ल्ड में बात करो तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट साउथ ईस्ट में पाया जाता है और जो आपका इंडिया इसके अंदर ईस्टर्न हिमालयन और वेस्टर्न घाट में ये पाया जाता है। ठीक है, और जो 2018 में किस में थे, थ्रेटेंड में थे, मतलब इनका जो आईयूसीएन जो क्राइटेरिया इनको दिया गया था, आईयूसीएन में जो नाम दिया गया था, जो लिस्ट में इनको रखा गया था, ये थ्रेटेंड पोजीशन पे था। उसके बाद इनको क्या कर दिया गया था, इनको थ्रेटेंड स्पीसीज़ में मतलब कन्वर्ट कर दिया था। 2018 में इनको कन्वर्ट करके किस में रख दिया था, थ्रेटेंड स्पीसीज में रख दिया गया था। और जो साइट्स हैं जिसको कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना कहते हैं, इसके अपेंडिक्स 1 में इनको रखा गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, ऑप्शन क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के बाद जो भी चीज़ें हुई हैं उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है, मतलब पहले कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ, एंड लास्ट वाला कौन सा इवेंट हुआ। ठीक है, फर्स्ट है द इंडियन सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, जो इंडो सोवियत ट्रीटी है ऑफ पीस फ्रेंडशिप ये हुई। सेकेंड है ऑपरेशन ऑफ जिब्राल्टर बाय पाकिस्तान, जो ऑपरेशन जिब्राल्टर चला गया था पाकिस्तान के द्वारा, ये हुआ। या फिर इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF है, ऑपरेशन इन श्रीलंका, ये हुआ था। सो ऑप्शन हैं आपके 1 2 3, ऑप्शन बी 1 3 2, ऑप्शन सी 2 1 3, ऑप्शन डी 3 2 1। वीडियो को पॉज करके डिस्कस करिए, मतलब आप आंसर सोचिए, फिर मैं डिस्कस करके बताता हूँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहला इवेंट जो हुआ था ये हुआ था आपका ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो आपका सेकंड वाला हो गया, ये आपका फर्स्ट हो गया, मतलब जिब्राल्टर बाय पाकिस्तान ये सबसे पहले हुआ था। उसके बाद सेकंड जो हुआ था आपका ये इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ये हुई थी, मतलब इंडो और सोवियत संघ के साथ ये हुआ था। और थर्ड जो हुआ था ये आपका हुआ था इंडियन कीपिंग फोर्स IPKP, जो था ऑपरेशन कहाँ पर चलाया गया था, श्रीलंका में चला गया था। तो ये थर्ड हो गया, सेकेंड वाला ये हो गया और ये आपका फर्स्ट हो गया, मतलब सबसे पहले सेकंड हुआ, फिर फर्स्ट हुआ एंड फिर थर्ड हुआ, मतलब सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होता है 2 1 3। ठीक है, तो ये याद रखना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इस तरीके से जमाने के लिए पूछ लिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन रिजर्व इस द्वारा करेक्टली मैच, तो कौन कौन से कंजर्वेशन रिजर्व करेक्टली मैच्ड हैं ये आपको बताना है। फर्स्ट है सरिस्का टाइगर रिजर्व, क्या राजस्थान में लोकेट करता है। सेकंड है पक्के टाइगर रिजर्व, क्या असम में लोकेट करते हैं। थर्ड है नमेरी नेशनल पार्क, अरुणाचल प्रदेश में लोकेट करता है क्या। एंड ऑप्शंस हैं आपके ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 एंड मतलब 1 and 3 एंड ऑल ऑफ द अबव। सो वीडियो को पॉज करिए एंड बताइए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं इसके बारे में राइट आंसर क्या है। तो जो यहाँ पे आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व है ये राजस्थान में लोकेट करता है क्या, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। देखिए फर्स्ट करेक्ट होने से क्या हो जाता है, सेकंड वाला आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब पक्के टाइगर रिजर्व क्या ये असम से लोकेट करता है क्या, चलिए ये असम से लोकेट नहीं करता, इट इज़ लोकेटेड ऑन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश लोकेट करता है। सेकंड है नामेरी नेशनल पार्क, अरुणाचल प्रदेश लोकेट करता है क्या, नहीं ये अरुणाचल प्रदेश लोकेट नहीं करता है, ये आपका लोकेट करता है कहाँ से, असम से। तो आपका सेकंड और जो थर्ड है ये दोनों गलत हो जाते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, मतलब ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि टाइगर की जो पॉपुलेशन है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए ये न्यूज़ में है, इसलिए इसको हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज और आर प्रोवाइडेड फॉर बाय द शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। ठीक है, तो शेड्यूल्ड ट्राइब जो रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट ट्राइब्स राइट एक्ट है 2006 का, इसके बारे में जो 3 स्टेटमेंट दी बताना आपको कौन सी करेक्ट है, फिर डिस्कस करेंगे इसके बाद कि ये न्यूज़ में क्यों था। फर्स्ट है राइट टू ओन, यूज़ और डिस्पोज ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस।
ठीक है। इसमें बताया है कि जो राइट टू ओन, कि आप खुद ही यूज़ कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस को। सेकंड है राइट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीजेस यूज्ड बाय एनी लोकल अथॉरिटी और एनी स्टेट गवर्नमेंट ऑन फॉरेस्ट लैंड टू टाइटल्स, कि इनको कंजर्वेशन करने का जो राइट है लीजेस को, ये इशू किया गया है लोकल अथॉरिटी और जो इसे एनी स्टेट गवर्नमेंट ऑन फॉरेस्ट लैंड ऑफ टाइटल्स के द्वारा। थर्ड है राइट ऑफ सेटलमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट विलेजेस रेवेन्यू विलेज। इसमें बताया गया है जो राइट ऑफ सेटलमेंट है और जो कंजर्वेशन है फॉरेस्ट विलेज का रेवेन्यू विलेज के अंदर, ठीक है। मतलब फॉरेस्ट विलेज और जो फॉरेस्ट विलेजेस और जो रेवेन्यू विलेजेस होते हैं, इनका क्या करना, सेटलमेंट और कंजर्वेशन करना। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, 1 एंड 3 एंड ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए एंड फिर बताइए राइट आंसर क्या है। चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन डी है। मतलब तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है कि इसको आप डिस्पोज कर सकते हैं, जिसमें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का आपके पास राइट है। सेकंड है इसको जो यूज़ करने वाली एजेंसी, स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी इसको यूज़ कर सकती हैं किसके खिलाफ, ऑन फॉरेस्ट लैंड और टाइटल्स के लिए, ठीक है। और थर्ड है जो आपको सेटलमेंट करना और कंजर्वेशन करना फॉरेस्ट विलेज और रेवेन्यू विलेज का, तो ये भी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। अब ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ड्यू टू ये कोविड-19 के कारण क्या है, अभी जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है इसने जो आपका एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, ठीक है, इसके तहत बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं उनको काफ़ी ज़्यादा छूट दे दी है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से, ठीक है। उनको चेक नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, बहुत सारे जो कंपनीज़ है वो डेवलपमेंट और बहुत ज़्यादा कर रही हैं, जिससे प्रॉब्लम हो रही है ट्राइबल एरियाज़ के जो वहाँ के जो लोग हैं, ठीक है। इसलिए ये पूछा गया है। तो ये इसके पीछे का बैकग्राउंड था, ये भी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रमन रॉकेट इंजन। तो रमन रॉकेट इंजन के ऊपर जो दो स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इट हैज़ बीन इंडिजिनियसली डेवलप इन इंडिया, कि इसको इंडिजिनियसली इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है। सेकंड है इसरो हैज़ यूज द रमन इंजन टू पावर इट्स पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, कि इसको इसरो ने यूज किया है ताकि वो पावर प्रोवाइड कर सके अपने PSLV को, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 एंड 2 एंड आइदर 1 और 2। वीडियो को पॉज करके बताइए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है। मतलब इसको जो डेवलप किया गया, तो ये तो इंडिया के द्वारा डेवलप किया, वो भी इंडिजियसली, बट इसको इसरो के द्वारा डेवलप नहीं किया गया PSLV के लिए, तो ये आपकी गलत स्टेटमेंट हो जाती है। अब इसके बारे में थोड़ा चीज़ें समझ लेते हैं। जो इसरो ने क्या किया है, इसरो हैज़ नॉट यूज़ सेड इंजन, ठीक है। उसने क्या बोला, उसने इस इंजन को यूज़ नहीं किया है। इसको जो यूज़ करने वाला जो एजेंसी ये है स्काई रूट एरोस्पेस, जिसका एम ये है कि लॉन्च करना है सैटेलाइट बाय इट्स व्हीकल, जो विक्रम 1 के लिए इसको यूज़ कर रहा है, किसके लिए, लोअर अर्थ ऑर्बिट एंड 2021 तक के लिए। तो मतलब 2021 तक उसको अपना विक्रम 1, ठीक है, लोअर अर्थ ऑर्बिट में वहाँ मतलब लॉन्च करवाना है। लॉन्च करवाने का मतलब आपको लोअर अर्थ ऑर्बिट तक उसको विक्रम 1 को पहुंचाना है। तो ये स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, तो ये आप याद रख सकते हैं। और जो रमन रॉकेट का नाम रखा गया है, ये जो नोबल लॉरेट थे अपने CV रमन, उनके नाम के ऊपर रखा गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। और ये प्रोजेक्ट कहाँ था, ये हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा ये प्रोजेक्ट को चालू किया गया, ठीक है। ये याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली रिलीज द एलिफेंट नॉट कमोडिटीज़ रिपोर्ट, ठीक है। तो इस तरीके की रिपोर्ट पूछ ली जाती है क्योंकि अभी रिसेंटली हमने एलिफेंट डे सेलिब्रेट किया है और काफ़ी ज़्यादा अभी जो बोत्सवाना में हमने घटना देखी थी, वहाँ पे 100+ एलिफेंट्स की एक साथ डेथ हो गई थी। तो इस तरीके की न्यूज़ पूछी जा सकती है कि एलिफेंट्स नॉट कमोडिटीज़, इस तरीके की जो रिपोर्ट है किसने पब्लिश की है। ऑप्शन हैं आपके वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, क्या इसको WWF ने लॉन्च किया है। सेकंड है ट्रैफिक एंड थर्ड है IUCN एंड फोर्थ है वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन। सो वीडियो को पॉज करके बताइए एंड फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी है। इसको वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन ने ये रिपोर्ट रिलीज़ की, जिसमें एलिफेंट्स नॉट कमोडिटीज़ की, एलिफेंट्स कोई कमोडिटी नहीं है जिसको आप अपने तरीके से यूज़ कर लेते हैं, इनका भी हमको कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन करना है, ठीक है। और बाकी जो इसको न्यूज़ थी मैंने बता दिया हूँ कि इसके कंजर्वेशन, और रिसेंटली जो हमने अभी एलिफेंट्स डे मनाया, इसलिए इस तरीके की रिपोर्ट जो बनी है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये डे हमने कब सेलिब्रेट किया था, इसको हमने 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया था, तो आप ये याद कर लीजिएगा जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया इज़ होम टू द सेकंड हाईएस्ट नंबर, इंडिया में सबसे सेकंड हाईएस्ट नंबर एलिफेंट पाए जाते हैं। और इसके बाद थाईलैंड ऑफ एलिफेंट यूज इन टूरिज्म इन एशिया, एशिया में जो
एलिफेंट यूज़ किसको करता है, मतलब एलिफेंट का यूज़ किया जाता है टूरिज़्म के क्षेत्र में, ठीक है, थाईलैंड के द्वारा। और इसी तरीके से 21% जो वेन्यूज़ हैं, हाउसिंग 509 एलिफेंट्स एंड द रिपोर्ट फाउंड 45%, इसका मतलब कि 225 जो एलिफेंट्स हैं ऑफ द एलिफेंट्स वेर कैप्ट इन सेवरली इनएडिक्वेट कंडीशन, ठीक है, मतलब 45% जो एनिमल का यूज़ किया जाता है बट इनको इनएडिक्वेट कंडीशन में रखा जाता है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऊपर बात पूछी गई क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ समय पहले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इसके ऊपर अभी एक मुकदमा चल रहा था, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके ऊपर ये केस, मतलब इस तरीके का बयान दिया था, इसलिए ये न्यूज़ में था, इसलिए इस तरीके की बैकग्राउंड में रख के इस तरीके की स्टेटमेंट आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन दिल्ली, कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है सीट कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में वहाँ पर। सेकंड है सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सक्लूसिवली जुरिस्डिक्शन इन रिगार्ड टू क्वेश्चन एज टू कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉज। जो सुप्रीम कोर्ट है इसके पास एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है जिसके तहत ये कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी और सेंट्रल लॉज के तहत क्वेश्चन कर सकता है। सो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 नॉर 2। वीडियो को पॉज करिए एंड डिस्कस करिए, फिर बताते हैं। चलिए देख लेते राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है आपको ऑप्शन 1 है, ठीक है। इसको जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है किसके लिए, सीट के लिए सुप्रीम कोर्ट को न्यू दिल्ली में, इसलिए हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ये कहाँ लोकेट करता है, ये न्यू दिल्ली में जो हमारी कैपिटल है वहाँ ये लोकेट करता है। फिर जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, ये है नहीं, ठीक है, ये थी सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 1976 में इसको दिया गया था, लेकिन बाद में क्या किया गया था, इसको ओमिटेड कर लिया गया था, मतलब इस जुरिस्डिक्शन को 43rd अमेंडमेंट 1977 के बाद ख़त्म कर दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जो चीज़ें दी गई हैं आर्टिकल 131 जो ए है, ठीक है, इसको अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 131 ए, ठीक है, उसमें ये बताया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में जो भी हमने डिस्कशन किया, ठीक है। तो दीज वर द आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम आज के करंट अफेयर को फिनिश कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।